इसका नाम है लामचंद की लाल बत्ती। किसकी? माता पिता ने उनका नाम रामचंद्र रखा था, किंतु मैट्रिक की परीक्षा देने से ठीक पहले वे शपथ पत्र देकर वैधानिक रूप से रामचंद्र से बदलकर लामचंद हो गए थे। यह उस समय की बात है जब 10+2 का जमाना नहीं था, वो 8+3 का दौर था। यानी आपको अपनी उम्र से लेकर नाम तक जो भी छेड़छाड़ करनी होती थी, आप 11वीं कक्षा तक ही कर सकते थे। उसके बाद किए जाने वाले परिवर्तन बेहद पेचीदा हुआ करते थे। तब आपको तमाम सरकारी कर्मकांड से गुजरना पड़ता था। इस सरकारी कर्मकांड की पेचीदगी उस धार्मिक कर्मकांड से भी अधिक भीषण हुआ करती थी, जिसमें जबरदस्ती किसी पापात्मा को पुण्यात्मा बनाकर स्वर्ग में सीट दिलाई जाती है। उनके लिए रामचंद्र से लामचंद होने के पीछे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट का हाथ नहीं था। करेक्ट? कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, और ना ही यह क्रांतिकारी परिवर्तन माता पिता के प्रति विद्रोह के चलते हुआ था। चूंकि वे बचपन से ही प्रखर बुद्धि के स्वामी थे, इसलिए भविष्य में आने वाले संकटों को किशोरावस्था में ही ताड़ गए थे। वे मैट्रिक तक आते आते जान गए थे कि रा शब्द जो भगवान राम के लिए अमृत था, उनके लिए कालकूट विष साबित होगा। भगवान राम में अगाध श्रद्धा होने के बाद भी उनकी जीभ रा को ला बोलती थी। बचपन में उनके द्वारा अपने नाम रामचंद्र की जगह लामचंद बोलना बड़ों के लिए आनंद का कारण था। वे उसे छोटे बच्चे की मासूम प्रयास समझकर बहुत प्यार से उनकी पप्पियां लेते, किंतु 5वीं तक आते आते पप्पी डांट में बदलने लगी। 8वीं तक चिंता का विषय हो गई और 8वीं के बाद पप्पी ने प्रताड़ना का रूप धारण कर लिया। और इस प्रताड़ना ने रामचंद्र की सोई हुई प्रतिभा को झंझोड़ कर जगा दिया और वे समझ गए कि वो कभी भी रा को रा नहीं कह पाएंगे। सो बेहतर है कि अपने नाम रामचंद्र को लामचंद कर दिया जाए। चूंकि लामचंद स्कूल के समय से ही राजनीति के प्रति आकर्षित थे, इसलिए स्कूल में होने वाले चुनाव में वे प्रतिवर्ष खड़े हो जाते। जी, उस समय स्कूलों में चुनाव की व्यवस्था हुआ करती थी। वे क्लास मॉनिटर, सह सचिव, सचिव, उपाध्यक्ष से लेकर अध्यक्ष पद तक के सभी चुनाव मात्र इसलिए हार गए क्योंकि उनका विरोधी पैनल हर चुनाव में इस बात का प्रचार जोर शोर से करता कि जो लड़का अपना नाम सही नहीं बोल सकता, अपने देश का नाम सही नहीं बोलता, जो भारत को भारत कहता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहता है, राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता बोलता है, पंडित नेहरू को पंडित नेहरू, राजघाट को लाजघाट, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट, यहां तक कि अपने देश की मुद्रा रुपया को लुपया, राजनीति को राजनीति, रेलगाड़ी को लेलगाड़ी बोलता है, वो स्कूल का सही नेतृत्व कैसे करेगा? अब पहाड़े में से रा को हटाना और अपने देश के, अपने महापुरुषों के और राष्ट्र के संवैधानिक पदों व अपनी जन्मभूमि गाडरवारा में से एक नहीं 2 रा को निकालना, हटाना उनके सामर्थ्य के बाहर था। किंतु अपने नाम रामचंद्र पर तो उनका पूरा अधिकार था। ठीक, इसलिए उन्होंने सोचा कि अपना नाम भी वर्णमाला के उसी अक्षर से शुरू करना चाहिए जिसका उच्चारण जीव करने में सिद्ध है। कम से कम अपना नाम तो वो सही बोल पाएंगे। और उसी दिन वे रामचंद्र से लामचंद हो गए, क्योंकि वो लाम बोलते थे। स्कूल में ही उन्हें राजनीति का चिटका लग गया था। सौभाग्य से वे 150 एकड़ संचित कृषि भूमि के इकलौते वारिस थे। सो कॉलेज तक आते आते उनकी राजनीतिक अंगीठी धुंधाने लगी और कॉलेज छोड़ते ही भभक कर जल उठी। इलाके के बड़े किसान होने के नाते उस क्षेत्र के किसानों के सर्वमान्य नेता हो गए थे। इसके चलते शहरी क्षेत्रों में उनकी अच्छी खासी धाक जम गई थी। किसी की वर यात्रा हो तो लोग दूल्हा और घोड़ी के बाद लामचंद्र का जिक्र करते। शव यात्रा हो तो शव और ठटरी के बाद लामचंद और ठटरी और शव, उसका जिक्र करते। कव्वाली का आयोजन हो तो तबला सारंगी लामचंद फिर कव्वाल, मतलब वो इतने हर जगह मौजूद रहते थे। कुल मिलाकर लामचंद अपने उत्साह, ऊर्जा और सक्रियता के चलते उस पूरे क्षेत्र के ना चाहते हुए भी आवश्यक अंग हो गए थे। एक बार शहर के सबसे प्रमुख मंदिर में भगवान की मूर्ति चोरी हो गई।
चोर भगवान जी की मूर्ति चुरा कर ले गए। पूरा शहर सकते में था, लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सांसद विधायक सब सन्न थे। शहर अहिल्या के जैसे पांचवानावत हो गया था। तब लामचंद्र ने श्री रामचंद्र जी का रोल अदा करते हुए करीब 5000 किसानों का एक जंगी मोर्चा निकाला, जिससे सारा शहर हरहरा कर जाग गया और अपने तूफानी भाषण से वे जन जन के हृदय में पहुंच गए। वे हाथ ठेले को मंच बनाकर लामचंद गरज रहे थे कि गाडलवाला मंदिर से गाडलवाला पुलिस स्टेशन कितने किलोमीटर? बोले 3 किलोमीटर। और गाडलवाला पुलिस स्टेशन से नरसिंहपुर 33 किलोमीटर, बोले 55 किलोमीटर। तो दादलवाला पुलिस स्टेशन से जब दादलवाला थी पुलिस 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर आ सकती है, तो दादलवाला थी पुलिस 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर तो नहीं आ सकती। जलूलत में पुलिस आता है तो दादरवती रात न बंदर दुकान बनता रहो, दुकान बनता रहो। पुलिस को आड़े हाथों लेकर कटघरे में खड़ा करना, उस समय पुलिस को आड़े हाथों लेकर कटघरे में खड़ा करने के कारण और जनता का भीषण दबाव देखकर उच्च अधिकारियों ने 1 टीआई, 2 सब इंस्पेक्टर और 8 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और 7 दिन में भगवान की मूर्ति चोरों सहित बरामद कर ली गई। उस समय पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलना एक बड़ा भीम कार्य हुआ करता था। सो लामचंद क्षेत्र के अघोषित युवा तुर्क बन गए। ठीक। राजनीति में विकट सक्रियता के बाद भी मैंने देखा था कि उनकी रुचि विधायकी या सांसदी में बिल्कुल नहीं थी। यहां तक कि वे पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी संगठन के बड़े पदों को भी हेय दृष्टि से देखते थे। किंतु लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी को देख के वे चहक जाते। लाल बत्ती के प्रति उनका आकर्षण बीमारी की हद तक था। वे गाड़ी के टायरों की आवाज सुन के बता देते थे कि गाड़ी लाल बत्ती वाली है या नहीं। उनके लिए लाल बत्ती में बैठे हुए व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण लाल बत्ती की गाड़ी थी। उनका मानना था कि पद आते जाते रहते हैं, वो अस्थायी होते हैं, लेकिन लाल बत्ती स्थायी होती है। एक बार को भगवान का प्रभाव घट सकता है, लेकिन लाल बत्ती का नहीं। पैसा प्रसिद्धि तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन लाल बत्ती तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिसने लाल बत्ती को हासिल कर लिया वही माई का लाल कहलाने लायक है, अन्यथा उसको लाल कहलाने का कोई अधिकार नहीं। यदि कोई मंत्री लाल बत्ती में उनके गांव आता तो गाड़ी की तरफ ऐसे लपकते जैसे सांप छछूंदर को देखकर लपकता है। उस मंत्री को रिसीव करके वो मंत्री जी के साथ जलसे व सभा में नहीं जाते, गाड़ी के पास ही खड़े रहते। क्योंकि लामचंद के लिए लाल बत्ती लैला जैसी थी और वे फरहाद थे। लैला जैसी थी और वे मजनू। वे फरहाद थे और लाल बत्ती उनकी शीरी। वे रांझा थे और लाल बत्ती उनकी हीर। वे चकोर थे और लाल बत्ती उनका चंद्रमा। लाकी लपक के बाद भी उनकी संपन्नता, सक्रियता, लोकप्रियता को देखकर उन्हें विधायकी का टिकट ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत चतुराई से उसे टरका दिया। लेकिन चुपचाप राज्य परिवहन निगम की चेयरमैनी व देश की डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की 5 सदस्यीय कमेटी में घुसने की जुगाड़ में लगे रहे, क्योंकि सिर्फ इन दोनों विभागों के बायलॉज में लिखा हुआ था कि चेयरमैन को या कमेटी के सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। आइए, बायलॉज में लिखा था कि चेयरमैन को या कमेटी के सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा और लाल बत्ती मिलेगी। बाकी निगम की लाल बत्ती बड़े नेताओं की दया पर डिपेंड थी, इसलिए वो अपना अधिकतम समय भोपाल, दिल्ली में गुजारते थे। एक दिन दिल्ली में वे मुझे मिल गए। सफेद कड़क कलफ किया हुआ कुर्ता पजामा पहने हुए, रामायण के मेघनाथ जैसी करीने से सजी हुई पतली मूछें, लाल सुर्ख होंठ जिन पर वो हर 10 मिनट में लिप ग्लॉस लगा लेते हैं। मैंने उनसे कहा, भाई साहब, मुझे आपकी राजनीति समझ में नहीं आती। आपकी पार्टी आपको चुनाव लड़वाना चाहती है और आप हैं कि निगम की चेयरमैनी के लिए लार टपकाते हुए घूम रहे हैं। आपने अपने 30 साल बर्बाद कर लिए, आज पता नहीं आप कहां होते। वे बेहद दोस्ताना स्वभाव के थे। मुस्कुराते हुए बोले, मेरी कुंडली में लाल बत्ती लिखी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक जो भी पंडित मेरी कुंडली देखता है, सबसे पहले उसको लाल बत्ती घूमती हुई दिखाई देती है। बोले, मेरे लिए राजनीति पैसा कमाने का साधन नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ बहुत है। मैं राजनीति सिर्फ लाल बत्ती के लिए करता हूं। मुझे लाल बत्ती से बेइंतहा मोहब्बत है। बचपन में एक बाल इंदिरा जी को देखा था, तभी से सोच लिया था कि जीवन में एक बाल इसको हासिल जरूर करना है। लोकतंत्र में लाल बत्ती का लालच लाजमी है, लेकिन लामचंद के लिए लाल बत्ती लालच नहीं, लव थी। मैंने कहा, भाई साहब, आप यदि चुनाव लड़े होते तो अभी तक मंत्री बनकर लाल बत्ती पा चुके होते। लामचंद बोले, स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैंने कुल 16 चुनाव लड़े।
और सभी में शिकस्त मिली, बिल्कुल जलासंग के जैसी। जलासंग महापिलतापी राजा था, उसने मथुरा जीतने के लिए 16 बार आक्रमण किया लेकिन कभी जीत नहीं पाया। मैंने कहा अब्राहम लिंकन भी जीवन भर चुनाव हारते रहे, पहली बार चुनाव जीते और वो भी राष्ट्रपति का। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और बोले बचपन में अगर किसी चीज का डल बैठ जाए तो वो जीवन भर नहीं निकलता। नेपोलियन बहुत बहादुर योद्धा था, विश्व विजेता था, लेकिन बिल्ली से डलता था। और चुनाव जीतने के बाद लाल बत्ती मिले इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है। मैंने कहा भाई साहब बुरा मत मानिएगा, अगर आपके यही लक्षण रहे ना तो आप और लाल बत्ती के प्रेम का हश्र भी कहीं लैला मजनू टाइप ना हो जाए जो कभी मिले ही नहीं थे। वे नाराज हुए बिना पूरी आस्था से बोले कि जिस चीज को पूरी शिद्दत से मांगो ब्रह्मांड उसकी इच्छा पूरी जरूर करता है। अब उन्होंने एक नियुक्ति पत्र मुझे दिखाया जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि श्री लामचंद को भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की 5 सदस्यीय समिति का मेंबर नियुक्त किया जाता है। आपको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। दिल्ली में सरकारी आवास, देश भर में लाल बत्ती से लैस सरकारी वाहन, राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक लाल झंडे वाला सायरन, हूटर से लैस पायलट वाहन जो आगे चलेगा, एक फॉलो वाहन सायरन हूटर से लैस जो पीछे चलेगा, और 416 की पुलिस सिक्योरिटी। इस नियुक्ति पत्र को पढ़ते हुए लामचंद भाई साहब प्रसन्नता से कांप रहे थे। उनका गोरा मुख सुर्ख लाल हो गया था। वे बोले आज गाडरवारा जा रहा हूं। मैं बुरी तरह चौंका, वे भी बुरी तरह चौंके। हम दोनों ही लगभग एक साथ बोल पड़े अभी क्या बोला। वे बदहवास से पूछने लगे मैंने अभी जो बोला तुमने सुना। मैंने कहा जी सुना, लेकिन आपने जो बोला क्या मैंने सही सुना। अब वे फिर से बोल उठे। वे दीवार के अमिताभ बच्चन वाले अंदाज में बोले मैं आज गाडरवारा जा रहा हूं। यह चमत्कार था। वे गाडरवारा के एक नहीं 2 राह बोल रहे थे और इस बात का एहसास होते ही लामचंद खुशी के उन्माद में रामचंद्र, भारत, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, रुपया, नेहरू जी, इंदिरा जी, रेलगाड़ी, रतलाम, राम राम, गाडरवारा गाडरवारा बोलने लगे। राह के रस ने उन्हें उन्मत्त कर दिया था और लाल बत्ती की नियुक्ति पत्र ने उनकी राह की ला बोलने की समस्या का जैसे निदान ही कर दिया था। बहुत गर्मजोशी से उन्होंने मुझे छाती से चिपका लिया और बेहद गौरव के साथ बोले जैसे कोई अपनी प्रियतमा के दिव्य गुणों का बखान करता है। बोले देखा लाल बत्ती में चिकित्सकीय गुण भी होते हैं। यह देवताओं के सोमरस से भी ज्यादा असरकारी औषधि है। यह व्यक्ति की जन्मजात समस्या का निदान भी करती है। इसे प्राप्त करते ही व्यक्ति के सारे दोष दूर हो जाते हैं। लाल बत्ती के प्रकाश में व्यक्ति के अवगुण भी गुण दिखाई देते हैं। यह चमत्कार देखकर मैं स्वयं भी अचंभित था। मैंने हंसते हुए कहा रामचंद्र को लाल बत्ती मिलने की बहुत बहुत बधाई। भाई साहब मैं 3 दिन बाद गाडरवारा आ रहा हूं, आपसे अवश्य मिलूंगा। वे प्रसन्नता के 7वें स्वर में खड़े होकर बोले प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, ये रामचंद्र की नहीं लामचंद की लाल बत्ती है। लामचंद उल्फ रामचंद्र तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। आइए आपका स्वागत है। मैं मुंबई से गाडरवारा जाने से पहले मैंने टीवी पर न्यूज देखी कि लाल बत्ती व्यवस्था को कानूनी रूप से बंद करने का फैसला लिया। देश भर में कोई भी मंत्री या अधिकारी अब लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लाल बत्ती का अस्तित्व समाप्त किया जाता है। खबर सुन के मैं सन्न रह गया। मेरी आंखों के सामने लामचंद का चेहरा घूमने लगा, जिनके लिए लाल बत्ती तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो जैसी थी। तभी मेरा फोन घनघना उठा। मैंने देखा कि डिस्प्ले पर लामचंद कॉलिंग चमक रहा है। मैंने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करके फोन उठाया। हेलो कहते ही वहां से आवाज आई छोटे तुम्हारी जुबान काली है। वे सर्द सुर में बोल रहे थे तुमने मुझसे कहा था कि मेरा लाल बत्ती प्रेम भी कहीं लैला मजनू के अंजाम पर ना पहुंच जाए, जो जीते जी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। यह सही साबित हो गया। मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था तो चुपचाप उन्हें सुनता रहा। लामचंद बोले खैर ये जानते हुए भी कि इस युद्ध में मेरी हार निश्चित है, मैं महाभारत के कर्ण के जैसा दुर्घर्ष युद्ध करूंगा, क्योंकि कर्ण और मेरी कुंडली बहुत मिलती है। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारा बोला हुआ सच हो जाता है, इसलिए संभल कर बोला करो। आजकल लोग सच्ची भविष्यवाणी को नहीं अच्छी भविष्यवाणी को सुनना पसंद करते हैं। मैंने कहा जी स्मरण रखूंगा।
अब लामचंद भाई साहब ने चेतावनी प्लस सूचना देने के स्वर में बोले कि छोटे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, और फोन कट कर दिया। जब मैं अपने शहर पहुंचा तो ट्रेन से उतरते ही मुझे माहौल में गर्मी और मातम दिखाई दिया। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि करीब 15-20 हजार लोग जमा थे जो लामचंद भाई साहब के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच करने वाले थे। लामचंद एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर भयंकर क्रोध से भरे हुए भाषण दे रहे थे कि यह लोकतंत्र की विशिष्टता पर प्राणघातक हमला है। लाल बत्ती के अस्तित्व को समाप्त करना यानी अनुशासन को समाप्त करना है। जनप्रतिनिधियों की विशिष्टता को नष्ट करना जनतंत्र को नष्ट करना है। लोकतंत्र आम आदमी को खास बनाता है, खास को आम बना देना लोकतंत्र के विरुद्ध चलने जैसा है। देश व्यवस्था से चलता है और व्यवस्था बत्ती से बनती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे चौराहों पर लगी लाल, पीली, हरी बत्तियां हैं। जहां पर लाल बत्ती नहीं होती और ट्रैफिक को बत्ती विहीन आदमी के जरिए कंट्रोल किया जाता है, वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक किस्म की अराजकता फैल जाती है, लोग एक दूसरे पर चढ़ पड़ते हैं, हम बढ़ नहीं पाते, चारों तरफ शोर शराबा हो जाता है। और इन्होंने पूरे देश की बत्ती गुल कर दी जिससे हम एक दूसरे पर चढ़ जाएं। अगर आप जनप्रतिनिधियों का वीआईपी पना खत्म करना चाहते हैं तो लाल बत्ती के आगे पीछे चलने वाली गाड़ियां बंद कीजिए। इससे आम लोग असुविधा से भी बचेंगे, पेट्रोल डीजल बचेगा, समाज का पैसा जो टैक्स के रूप में वसूला जाता है वो भी बचेगा। इसलिए लाल बत्ती को हटाने की क्या जरूरत? अभी अगर लाल बत्ती की सिर्फ एक गाड़ी हो तब भी लोग उसको वीआईपी वाहन मान के रास्ता दे देते हैं, लेकिन लाल बत्ती के हटते ही आप देख लेना, जो अभी तक सिर्फ एक गाड़ी में चलते थे वो 10 गाड़ियां लेकर चलेगा और उनके आगे पीछे चलने वाली गाड़ियों में बैठे लोग पिर पिर सीटियां मारेंगे ताकि उनके वीआईपी का वीआईपी पना दिख सके। पेट्रोल, डीजल, मैन पावर, टैक्स सबकी 10 गुनी बर्बादी होगी। आप बेचारी लाल बत्ती को हटा देंगे लेकिन लोगों के दिमाग से वीआईपी पना कैसे निकालोगे? दोष बाहर दिखने वाली लाल बत्ती में नहीं, अंदर बैठे हुए वीआईपी पन में है। अरे साहब, वीआईपी कल्चर अगर खत्म करना था तो मंत्रियों संतरियों के 1-1, 2-2 एकड़ में फैले सरकारी आवास छोटे करो। वो जनता का आदमी है तो उसे जनता के बीच 2-3 कमरों के मकान में रखो। अब ये सब ना करके लाल बत्ती को दोषी ठहरा रहे हैं। लामचंद खिजाए हुए से बोले, वे बड़ी चिंता है वीआईपी की मिलने वाली, अगर बड़ी चिंता है तो वीआईपी को मिलने वाली सिक्योरिटी हटाओ। चुने गए प्रतिनिधियों को अपने लोगों के बीच जाने के लिए फौज फटाके की क्या जरूरत? लाल बत्ती नहीं, ये फौज फटाका, ढोल नगाड़े वीआईपी कल्चर है। लोगों की भावनाओं का मजाक बना के रखा है। ये बंद, वो बंद, हमका बंद, ढमका बंद, जब देखो तब बंद बंद बंद। अरे भैया, सब बंद ही करते रहोगे या कुछ चालू भी करोगे? साथियों, लोकतंत्र राजा है और लाल बत्ती इसका ताज। हम किसी भी कीमत पर अपने राजा के ताज की रक्षा करेंगे। सफेद सरकारी गाड़ी की छत पर लपलपाती हुई लाल बत्ती उसके सौभाग्य की, उसके सुहाग की निशानी है। हम हर कीमत पर उसके सुहाग की रक्षा करेंगे। अपने साथ हुए विश्वासघात से लामचंद बुरी तरह आहत थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। अपनी बात को न्याय और नीति संगत सिद्ध करने के लिए लामचंद ने अब अपने भाषण को एक नया मोड़ दिया। यह संसार सभी ग्रहों से मिलकर चलता है लेकिन इनमें सूर्य का सबसे विशेष स्थान है। आप लोगों ने ध्यान देना, सूर्य जब घर से निकलता है तो वो लाल होता है। यह लाल क्या है? ये सूरज को राजा इंद्र से मिली हुई लाल बत्ती की चमक है। उसी लाल बत्ती के कारण आपको सूरज को प्रणाम करना पड़ता है, उसका स्वागत करना पड़ता है, उसे जल चढ़ाना पड़ता है। सूरज को देखते ही आपको काम पे जाना पड़ता है। वो सब क्यों? क्योंकि वो लाल बत्ती वाला है। ऐसे तो चंद्रमा भी रोज निकलता है, सबको शीतलता देता है, लेकिन हम घंटे ध्यान नहीं देते उसमें। कब निकला और कब चला गया पता भी नहीं चलता। एक आध दिन करवा चौथ या शरद पूर्णिमा को छोड़ के हम उसको महत्व नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसके पास लाल बत्ती नहीं है। लाल बत्ती समाप्त करने का यह फैसला हम चमकते हुए सूरजों को करवा चौथ का चन्ना मामा बनाने का प्रयास है कि साल में एक आध बार तुम्हारी कदर हो जाए तो बहुत है। सूरज निकलते हुए भी लाल होता है और जब ढलता है तब भी लाल होता है। ऐसा नहीं है कि अब वो ढल रहा है तो देवेंद्र ने उसकी लाल बत्ती छोड़ा ली, क्योंकि वो जानते हैं कि लाल बत्ती वाले की लाली छोड़ाना अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। लाल में पावर है, लाल में विश्वास है, लाल में जीवन है। और आप
राजधानी में बैठ के हमसे हमारा लाल छुड़ा के हमें पावरहीन कर रहे हैं। हमारे जीवन से लाल रंग खत्म कर देना चाहते हैं ताकि हम पीले पड़ जाएं और लोग हमें रोगी समझ के हमारी तरफ ना देखें। अरे आपको नहीं लगानी लाल बत्ती साहब तो आप मत लगाइए, लेकिन ये क्या बात हुई कि ना हम लगाएंगे ना लगाने देंगे। अरे जैसी स्कीम गैस सब्सिडी में लाए थे वैसी ले आते कि इच्छा हो तो छोड़ दो वाली बाजी। भाई साहब गला फाड़ के चीख रहे थे। क्रोध और विषाद के आवेग में उनके कंठ नहीं, शरीर का संतुलन गड़बड़ा गया और वे क्रोध और करुणा के मिश्रित स्वर में विलाप करते हुए बोले, हम दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे, भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन इस देश से लाल बत्ती को हम नहीं जाने देंगे। लाल बत्ती किसी व्यक्ति की नहीं, जनतंत्र की शान है। लाल बत्ती हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे इतना कह ही पाए थे कि भड़ाक से वो गिर पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मैं भीड़ चीरते हुए उन तक पहुंचा, वे संज्ञा शून्य हो गए थे कि तभी लाल बत्ती वाली एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आए। सायरन सुन के अचानक भाई साहब की पुतलियों में हरकत हुई। उन्होंने बहुत हसरत से लाल बत्ती को देखा। वे लाल बत्ती को अपने आगोश में लेने के लिए उठ खड़े होना चाहते थे कि तभी जोर से उन्हें हिचकी आई और वे फिर से बेहोश होकर गिर पड़े। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग बेहद फुर्ती से भाई साहब को ससम्मान लाल बत्ती के एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल की ओर ले गए। मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि सिचुएशन आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन उनको गहरा सदमा लगा है। वे किसी को पहचान नहीं रहे हैं। डॉक्टर से अनुमति लेकर मैं उनके कमरे में पहुंचा। भाई साहब एक टक छत के कमरे की सीलिंग को घूर रहे थे। मैंने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए धीरे से कहा, भाई साहब प्रणाम। मैंने महसूस किया कि उनके कान तो मेरी आवाज पहचान रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें मुझे पहचानना नहीं चाहती। इससे मुझे बल मिला और मैं थोड़ा जोर से, जिससे वो ग्लानि मुक्त हों, वास्तविकता के प्रति सहज हो सकें, बोला, भाई साहब को प्रणाम करता हूं। अब उनकी आंखें कमरे की छत से हटकर मेरी छाती पर टिक गई। आंखें वे अभी भी नहीं मिला रहे थे। मैंने और अधिक उत्साह से बोलना शुरू किया, भाई साहब, मैं या मेरे जैसे क्षेत्र के 25-30 हजार लोग लामचंद से प्रेम करते हैं, उनकी लाल बत्ती से नहीं। मेरी बात सुन के उनके चेहरे पर एक विवशता भरी मुस्कुराहट आई। वो धीमे स्वर में बोले, प्लेलना की समाप्ति ही प्लतालना है। मैं आश्चर्यचकित था। लामचंद पुनः रा को ला बोलने लगे थे। इस अप्रत्याशित परिवर्तन को देख के मैं दंग रह गया। वे अब बूढ़े भी दिखाई देने लगे थे। बोले, इंसान की इच्छा पूलती होना ही स्वर्ग है और उसकी इच्छा का पूला ना होना ही नरक। स्वर्ग नरक मरने के बाद नहीं, जीते जी ही मिलते हैं। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, स्वर्ग नरक परिस्थिति पर नहीं, मन स्थिति पर निर्भर करते हैं। हम अपने जीवन में संकल्पों को तो बहुत महत्व देते हैं, लेकिन विकल्पों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए जितना महत्व संकल्प का होता है, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उतना ही महत्व विकल्पों का होता है। विकल्प जहां जीवन में शांति की सृष्टि करते हैं, तो संकल्प कभी कभी जीवन की अशांति के कारण भी होते हैं, क्योंकि मन चाही में खलल है और प्रभु चाही तत्काल और बलि चाही आकाश को भेज दियो पाताल।